press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 9th की केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। 9th की केमिस्ट्री में जो हमारा जो पोर्शन है वो कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में से हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कैथोड रेज के बारे में, हमने कैनाल रेज के बारे में, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने याद कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या की थी, बताई थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था 1911 में, 1911 में क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया उसने। इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें आपने अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये आपने इन जो है वो इसको 4 हिस्सों में क्या किया, हमने जो है वो डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो कंक्लूजन थी वो क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, और फिर डिफेक्ट्स क्या थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की या गोल्ड की एक थिन जो है वो फॉइल जो है वो ली, जिसकी जो थिकनेस थी वो क्या थी, 0.0004 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या थी, थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की। उसने गोल्ड फॉइल की क्या की, इतनी थिक जो है वो फॉइल ली और उसको क्या किया, उसके इर्द गिर्द जो है वो जिंक सल्फाइड कोटेड जो है वो प्लेट जो है वो उसको अरेंज किया। फिर उसने क्या किया, जैसे हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जब न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होती है, जो न्यूक्लियर डिके होता है, उसमें क्या होता है, एक टाइप के रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा जो है वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पोलोनियम और रेडियम जो होते हैं वो उनमें से जब अल्फा पार्टिकल का डिके होता है तो वो किसी और एक एलिमेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो है वो कुछ स्टेबल होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जब पोलोनियम या रेडियम की डिसइंटीग्रेशन होती है तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं, उस अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, उन अल्फा पार्टिकल्स को उसने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई, तो उसने देखा कि बहुत सारी जो रेज हैं उन्होंने यहाँ पे आके फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है वो फॉगिंग या उसने फ्लैशेस प्रोड्यूस की। तो मैक्सिमम जो रेज थी वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स उसने देखा। ये इसके एक्सपेरिमेंट थे कि उसने इतनी थिकनेस की क्या की, गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बगैर किसी इंटरैक्शन के उसमें से पास कर गए हैं। उसको कैसे पता चला, उसने आगे जिंक सल्फाइड की कोटेड प्लेट रखी जिसके ऊपर फ्लैशेस जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो विदाउट इंटरैक्शन क्या हुआ, वो उसमें से पास कर गए गोल्ड की फॉइल में। कुछ जो उसमें से पार्टिकल थे वो क्या हुए, वो टकरा के या तो वापस पलट गए या फिर एक उनकी डिफ्लेक्शन हो गई कि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्शन के बगैर ही क्या हो गए, सीधे गुजर गए। लेकिन कुछ जो पार्टिकल थे वो टकरा के या तो वापस पलट गए या फिर उसकी डिफ्लेक्शन हो गई किसी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका मैस जो है, जिसका वेट जो है, जिसकी जो डेंसिटी है वो हीलियम के पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है। इस वजह से वो टकरा के या तो वापस पलट गए या टकरा के उन्होंने अपना रास्ता क्या कर लिया, तब्दील कर लिया। वो बहुत चंद पार्टिकल थे, ज्यादातर मैंने आपको बताया कि वो क्या हो गए, गुजर गए। तो ये उसका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि उसने क्या किया, 1911 में क्या किया, गोल्ड की फाइल ली जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। जब उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल थे वो विदाउट इंटरैक्शन क्या हो गए, उस फॉइल में से गुजर गए। कुछ जो थे वो टकरा के वापस पलट गए या कुछ की जो है वो डिफ्लेक्शन हो गई एक स्पेसिफिक जो है एंगल के ऊपर। तो
ये था उसका एक्सपेरिमेंट। फिर उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स उसमें हम ये कहेंगे कि बहुत सारी जो रेडिएशंस जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास कर गई हैं बगैर किसी इंटरेक्शन के, किसी चीज के साथ वो उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, सीधी गुजर गई हैं। तो इट मींस के एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है, एम्प्टी है। एटम के अंदर ज्यादातर क्या है, एम्प्टी स्पेसीज हैं। इस वजह से क्या हुआ है, जो अल्फा पार्टिकल हैं बगैर किसी इंटरेक्शन के वो उसमें से गुजर गए हैं। और फिर उसने कहा कि इसके सेंटर में कोई डेंस मैस है, सेंटर में क्या है, डेंस मैस है, जिसका मैस जो है वो अल्फा पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है। इस वजह से कुछ जो रेडिएशन है वो टकरा के या तो वापस हुई है या उसकी क्या हुई है, बेंडिंग हुई है, डिफ्लेक्शन हुई है। ये उसने देखा। फिर उसने देखा कि चूंकि इसमें जो सेंटर में कोई चीज है डेंस है, तो उसने कहा कि एटम का जो सारा मैस है वो कहाँ पे है, वो सेंटर में होता है। उसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने कहा इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह, या उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। इनके अलावा बाकी सारे पार्टिकल्स उसने कहा कि इसमें होते हैं, सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये इसके कुछ एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट थे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ज्यादातर चूंकि अल्फा पार्टिकल बगैर अपना रास्ता तब्दील किए, बगैर किसी इंटरेक्शन के सीधा गुजर गए, उसने कहा कि इसका ज्यादातर हिस्सा एटम का क्या है, खाली है। कुछ जो है वो बेंड हुई या डिफ्लेक्शन हुई उसकी, कुछ अल्फा पार्टिकल की। तो उसने कहा कि सेंटर में कोई डेंस मैस है, जिसका मैस जो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, इसलिए वो टकरा के उन्होंने या तो वापस पलट गए अल्फा पार्टिकल, या उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। तो उसने उसको क्या कहा कि ये सेंटर में कोई डेंस मैस है, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। फिर उसने कहा कि न्यूक्लियस में जो है वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और न्यूक्लियस के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसने इसको कहा कि जो हमारा जो प्लैनेट का जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके साथ इसको उसने क्या किया, तशबीह दी। इसके उसने कहा कि ये जो एटॉमिक मॉडल है ये किसके सिमिलर है, सिमिलर टू आपका जो है वो सोलर सिस्टम, यानी उसमें क्या है, सूरज के गिर्द क्या है, सूरज को अगर हम न्यूक्लियस कंसीडर करें तो बाकी जो ऑर्बिट उसमें जो है वो उसके है ऑर्बिट जो क्या करते हैं, वो उसके गिर्द जो है वो मूव करते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, मून है, ये सारे क्या है उसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसको उसने क्या किया, सोलर सिस्टम के साथ इसको जो है वो रिजेम्बलेंस दी रदरफोर्ड ने। ठीक है जी। तो ये इसके जो है वो कुछ आपने याद रखने हैं रिजल्ट्स थे। और उसने ये भी कहा था कि उसने इसको जो है वो ग्रेविटी के लॉज के मुताबिक एक्सप्लेन किया था। ग्रेविटी के लॉ के मुताबिक इसको एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं तो क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये भी उसने कहा था। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो गुजर गए, इसका ज्यादातर हिस्सा, इसका मतलब है क्या, खाली है एटम का, कुछ टकरा के वापस पलटे। उसने कहा सेंटर में कोई डेंस मैस है, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। उसमें जो है वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं उसको। उनके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जब वो रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी को उसने कहा कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं, जो है वो रिलीज करते हैं। जब वो कंटिन्यूसली रिलीज करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बेसिकली स्पेक्ट्रम जो आपको पता है ये डिस्पर्शन ऑफ कलर्स होता है। अगर वो कलर जैसे रेनबो का कलर है एक दूसरे के अंदर मर्ज हो, एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हो, मर्ज हो, उनको उनके दरमियान कोई बाउंड्री ना हो, सेपरेशन ना हो, उसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है कि जिसमें जो कलर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के अंदर मर्ज किए हुए हैं। अगर उनमें सेपरेशन है तो हम कहेंगे कि ये क्या, लाइन स्पेक्ट्रम है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो रिलीज करते हैं तो स्पेक्ट्रम कौन सा देते हैं, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है जी। ये इसके क्या थे, रिजल्ट्स थे। तो इसके अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो डिफेक्ट में सबसे पहला जो डिफेक्ट था कि ये जो अगर जो इलेक्ट्रॉन है ये जब न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है,
रिवॉल्व करता है तो इसकी एनर्जी कम होती जाती है, इतनी कम होगी कि एट लास्ट वो क्या होगा, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर के क्या होगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो पहला डिफेक्ट ये था कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये इसका डिफेक्ट था। दूसरा ये था कि ये उसने कहा था कि क्या करता है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि जब आप मिसाल के तौर पे आपके पास जो व्हाइट लाइट होती है, विजिबल लाइट है, जब आप उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसमें कलर्स की डिस्पर्शन हो जाती है। वो कलर्स जो होते हैं उसको हम ये डिस्पर्शन ऑफ कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर उसमें रेनबो की अगर हम मिसाल लें तो उसमें जो कलर होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, उसमें हम तमीज नहीं कर एक दूसरे के साथ, उसमें बाउंड्रीज नहीं होती, वो मर्ज होते हैं, उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करता है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। लेकिन एटम जो है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करता बल्कि वो स्पेसिफिक अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये भी इसका क्या था, डिफेक्ट था। तो इस डिफेक्ट के साथ जो है वो फर्दर बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, डिफेक्ट आ गए हैं कि एटम जो है वो क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। रदरफोर्ड के मुताबिक उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल करके क्या करना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें आपको न्यूक्लियॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, फिर आपको इसके डिफेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, रिजल्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और इसमें गोल्ड फॉइल की थिकनेस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कैसे करवाई उसने, ये तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। ये किस पे बेस करता है, ग्रेविटी लॉ के ऊपर बेस करता है। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंट को भी देखा, इसके रिजल्ट्स देखे, हमने इसकी जो ऑब्जर्वेशंस देखी, रिजल्ट्स देखे और हमने क्या किया, इसका डिफेक्ट्स देखे। तो ये हमारा आज का था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके डिफेक्ट की बेस पे जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गया होगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली क्या कर सकोगे, अटेम्प्ट कर सकोगे।